गुड इवनिंग सभी को। हम क्लास स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की क्लास नंबर 7। अभी इससे पहले हमने ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा है कि हम लोगों ने माउंटेन्स पढ़ ली, उसकी फिजियोग्राफी पढ़ ली। एक मीन्स कि जैसे कि उसके प्लेट्यू कहाँ पर है, उसका डेजर्ट कहाँ पर है, और माउंटेन्स कहाँ पर है, और प्लेन्स कहाँ पर है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में जो माउंटेन्स से जो रिवर निकलती है उसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ा। और अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे, जो मेन चीज़ पढ़ेंगे कि यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है, क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, और यहाँ पे किस तरह की वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन, वनस्पति को इंग्लिश में वेजिटेशन बोलते हैं, मतलब वेजिटेशन कैसी यहाँ पे, किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, कहाँ पे कौन से पेड़ लगते हैं, उस तरह की वो चीज़ें पढ़ेंगे। और तीसरा जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर होगा, मतलब जो जीव जंतु हैं, जैसे कि एनिमल्स जो आपके आसपास में दिखाई देते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या प्लान स्टार्ट किए। ये सारे के सारे एग्जाम से पूछे जाते रहे क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, भारत की जलवायु। आपने देखा होगा कि भारत की जलवायु किस तरह की है। कभी जैसे अभी बहुत सारी गर्मी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, अभी जस्ट 1 महीने के बाद में बहुत बारिश स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगी, पतझड़ स्टार्ट होगी। पतझड़ तो इससे पहले जस्ट पहले गई है। और उसके बाद में क्या, सर्दी स्टार्ट होगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश होगी। तो इस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहता है। पर ये हर साल आता है, हर साल ये चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर साल जब चेंज होता है तो इसका मतलब हमारा ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि इस साल मानसून आया तो अगले साल आएगा ही नहीं। हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, वो कम मात्रा में आए, पर मानसून जरूर आए। ऐसा नहीं कि इस बार सर्दियाँ आई थी पर अगली बार सर्दियाँ गायब हो जाएगी। तो एक सतत प्रक्रिया है जो हज़ारों सालों से चली आ रही है, इसलिए इसका नाम होता है क्लाइमेट। ठीक है, अगर वेदर, क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है आपको पता होना चाहिए। वेदर ऐसी चीज़ है जो चेंज होती रहती है। जैसे आज आंधी आ गई, कल नहीं आएगी, कोई ज़रूरी नहीं है कल आए या ना आए, तो उसको क्या बोलते हैं, वेदर। ठीक है, और क्लाइमेट क्या चीज़ होती है, जो होता ही होता है, मतलब वो फिक्स है, हर साल वैसा का वैसा आएगा ही आएगा। सर्दी आनी है तो आएगी, गर्मी आएगी तो आएगी। तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे कि अचानक से आप कहीं अभी बाहर निकलते हो और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, आप बोलोगे कि यार ये आज क्लाइमेट बहुत अच्छा है। क्लाइमेट नहीं, दिस इज़ वेदर। आज वेदर बहुत अच्छा है, हो सकता है कल ऐसा ना हो। ठीक है, पर बारिश आने लग गई और आप बोलोगे कि यार क्या क्लाइमेट हो रखा है, मानसून का क्लाइमेट बहुत मस्त है। तो इसका मतलब क्या है, हाँ वो क्लाइमेट है, क्योंकि वो लगा हर साल आता है। तो क्लाइमेट और वेदर में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, एक्चुअल में ये चेंजेज होते कैसे हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये मैप आप लोग देखिए, भारत का मैप है, आप लोगों ने कई बार देख चुके। ये जो हमारे ये एक बीच में से ये रेखा कौन सी जाती है, आप लोगों को अब पता चल ही गया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में और ये नॉर्थ में दो तरह का मौसम पाया जाता है। मतलब जो जो स्टेट साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, उस उसमें, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं उनमें काफ़ी क्लाइमेट में चेंज पाया जाता है। ठीक है, जलवायु में चेंज होता है। कैसे, फर्स्ट थिंग जो इफेक्ट पड़ता है वो किसका होता है, मानसून का। किसका, मानसून का। जो मानसून की ये जो विंड्स आती है, ये कहाँ से आएगी भाई, समुद्र से आएगी। ये समुद्र से आएगी, समुद्र से आएगी। ये इधर से भी समुद्र से आएगी, ये समुद्र। तो ये सबसे पहले समुद्र से क्या लेके आएगी, पानी लेके आएगी। सबसे पहले तो कहाँ बारिश कर देगी, साउथ वाले इलाके में बारिश कर देगी, इस इलाके में बारिश होगी। और उसके बाद में कुछ बची कुची जो हवाएं अंदर जाएगी उसमें नमी नहीं बचेगी। तो जो नॉर्थ वाला इलाका है उसमें कैसी बारिश होगी, कम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ में पोर्शन है इस साइड में, उसमें बारिश नॉर्थ के पोर्शन से थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब इधर थोड़ी ज़्यादा होगी और इधर थोड़ी कम होगी। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब साउथ के राज्यों में थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो राज्य है उनमें बारिश कम होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद में एक चीज़ और देखिए, जब ये मानसून की विंड्स आई तो यहाँ पे सबसे पहले किससे टकराई, इस कोस्ट पे क्या चीज़ है, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट। किससे टकराई, वेस्टर्न घाट से। तो जब वेस्टर्न घाट तो काफ़ी ऊंचा है, तो वेस्टर्न घाट क्या करेगा, ये जो हमारी विंड्स आई है ना, जो हवाएं आई, वो वेस्टर्न घाट इन हवाओं को रोक लेता है। काफ़ी ऊंचे होते हैं तो ये इनको रोक लेते हैं। तो सारी की सारी बारिश, जो मैक्सिमम बारिश है वो वेस्टर्न घाट के किस साइड में हो जाएगी, इस वाले पोर्शन में।
ये आप लोग याद रखिएगा। इसके पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट के भी पश्चिमी भाग में, इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो जाती है, रेनफॉल। फिर क्या होगा, फिर थोड़ी बहुत जो बारिश बची वो इधर वेस्टर्न घाट से कूद के, और जब इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होगी इस साइड में, ठीक है। चलिए, ये पता चल गया आप लोगों को। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए कि साउथ में बारिश ज़्यादा किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न घाट की वजह से, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी आप लोग भी अपने मैप में जो वगैरह कर सकते हैं जब चाहो तो। उसके अलावा देखिए, ये विंड्स हैं। अब विंड्स तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न घाट की तरफ ही जाना चाहती है, वो तो चारों तरफ, चारों दिशाएं में जाएंगे। तो कुछ विंड्स इधर से गई, कुछ विंड्स इधर से गई। ये कौन सा राज्य है, उड़ीसा। उड़ीसा में बारिश करेंगे। कुछ देखिए नॉर्थ ईस्ट में चली गई, और जब नॉर्थ ईस्ट में जाएगी तो यहाँ क्या मिलेगा इनको, हिमालय। ये हिमालय है ना, पूरा का पूरा हिमालय। तो यहाँ पे भी बहुत तेज बारिश होगी, नॉर्थ ईस्ट में भी। ये अपना क्या है, सेवन सिस्टर्स है ना, तो यहाँ पे भी बहुत तेज बारिश होगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे, दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाले जगह है, मोशन राम का नाम सुना होगा, चेरापूंजी का नाम सुना होगा, वो इसी जगह पे, मेघालय एक जगह है यहाँ पे, एक राज्य है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि मानसून की विंड्स आती है। मानसून की विंड्स कहाँ से पानी लेती है इसमें, ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल से पानी लेती है। आप एक और चीज़ देखिए, एक और कुछ मानसून की विंड्स ऐसे जाते जाते और ऐसे घूम के और ऐसे जाती है नॉर्थ की तरफ। पर यहाँ पे नॉर्थ में जाके इनको क्या मिल जाता है, हिमालय। क्या मिल जाता है, हिमालय। तो हिमालय की वजह से क्या, उधर नहीं, चीन की तरफ नहीं जा पाती, इधर की तरफ नहीं जा पाती, तो हिमालय के साइड साइड से चलने लगती है, ये चलने लगे। तो ये इस वाले इलाके में बारिश करती रहेगी, मतलब उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ऊपर जाके ये क्या, हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ पे बारिश करने लगेगी। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में बारिश कैसे होती है। अब ये तो मैंने कुछ विंड्स की डायरेक्शन कुछ की दिखाई है, ऐसा नहीं, ये बहुत सारी विंड्स हैं, ये विंड्स बहुत सारी है, बस मैं तो कुछ एक डायरेक्शन के हिसाब से आपको बताया हूँ, सिंबॉलिक। तो आपको हिमालय का इंपॉर्टेंस पता चल गया। अगर हिमालय होता ही नहीं तो ये क्या होती, ये वाली विंड क्या होती, ऐसे क्रॉस करके चाइना निकल जाती और बारिश ही नहीं करती। ये तो अब हिमालय से टकराने की वजह से इस वाले पूरे अपने नॉर्दर्न बेल्ट में बारिश होती है, नहीं तो यहाँ पे बारिश ही नहीं होती। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसके, इसलिए हिमालय का इंपॉर्टेंस है। तो इंडिया में बारिश किस किस की वजह से हुई बताइए। ये एक तो वेस्टर्न घाट की वजह से इतनी ज़्यादा हुई, उसके अलावा ये हिमालयाज़ की वजह से भी काफ़ी बारिश हुई, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखिए, कुछ मानसून की विंड्स ऐसे करते करते यहाँ पे वेस्टर्न घाट खत्म हो जाता है, थोड़ा ऊपर तक चलता है, और उसके बाद में ऐसे चलते चलते राजस्थान में चली जाती है। पर राजस्थान में इतनी बारिश तो होती नहीं है। फिर आप लोग सब म्यूट कर लीजिए, दीक्षा म्यूट कीजिए अपना, म्यूट कीजिए, ओके। तो उसके बाद में ये जो मानसून की विंड्स हैं, ये देखिए राजस्थान से होके भी गुजरती है, ऊपर की तरफ चली जाती। तो पर राजस्थान में बारिश नहीं होती। अब यहाँ पे कोई पहाड़ होता ऐसे ऐसे, तो क्या होता कि पूरी पूरी बारिश राजस्थान में होती। पर राजस्थान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है। एक है अरावली, वो भी देखो पैरेलल है, मानसून की विंड भी इधर से आई, ये इसके पैरेलल हो गई, तो बारिश करेगी क्या, नहीं करेगी। पहाड़ क्या होना चाहिए, क्रॉस में होना चाहिए, तभी बारिश होगी। देखो वेस्टर्न घाट क्या है, इसके क्रॉस में है ना, ऐसे आई विंड्स, ऐसे वेस्टर्न घाट, इधर हिमालय, ऐसे ऐसे हिमालय है, ऐसे विंड्स आई, इससे टकराई, इधर की तरफ बारिश करने लग गई। तो क्रॉस होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की साउथ में थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है, नॉर्थ में कम होती है बारिश। और उसके अलावा ये बताइए, ये साउथ के ये चारों तरफ क्या है, पानी, पानी, पानी। जहाँ पे भी पानी होगा उसके आसपास वाले इलाकों में क्या रहेगी, ह्यूमिडिटी, नमी। तो ये हम ह्यूमिड एरियाज़ हैं, सारे ह्यूमिड, जो भी कोस्टल पे होंगे, नमी वाले इलाके। जो भी पानी के पास में जो भी सिटीज़ होंगे, जो भी एरियाज़ होगा, उसका टेम्परेचर वेरिएशन भी कम होगा। मतलब ऐसा नहीं, देखिए आप राजस्थान में आएंगे तो गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है। पर आप जब चेन्नई में रहोगे, यहाँ पे चेन्नई है, तो चेन्नई में क्या होता है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं पड़ती, सर्दी भी ज़्यादा नहीं पड़ती। आप राजस्थान में आओ, इधर नॉर्थ की तरफ, राजस्थान दिल्ली में, तो सुबह दोपहर को इतनी गर्मी पड़ेगी, पर रात को बहुत ठंडी पड़ेगी, अचानक से टेम्परेचर डाउन हो जाता। पर आप साउथ में जाओ, यहाँ इस एरिया में कहीं पे भी जाओ,
तो साउथ में जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर का वेरिएशन दिन में भी कम होता है। देखेंगे तो दिन का टेम्परेचर भी उतना ही है, रात का टेम्परेचर भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि समुद्र है यहाँ पे, ठीक है। तो टेम्परेचर में वेरिएशन, टेम्परेचर में चेंजेज साउथ में कम होता है, नॉर्थ में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर और सर्दी गर्मी का भी कम, चेन्नई में जाओगे एक जैसा सा मौसम रहता है ज़्यादातर टाइम पे, एक जैसा टेम्परेचर रहता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने नीचे लिख भी दिया है, सारा का सारा मैंने इसमें नीचे लिख दिया, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, दो भागों में बांटती है, साउथ ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहाँ पे सब लिखा है, हाई टेम्परेचर जो भी चीज़ें हैं। अब उसके अलावा देखो, मोहसिन राम का नाम आप याद रखिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश मोहसिन राम में होती है। कहाँ पर है मोहसिन राम? मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में, ठीक है। रेनफॉल लगभग 1141 सेंटीमीटर होती है। मतलब आप एक बर्तन ले लो, बर्तन में अगर पूरी बारिश को, पानी को इकट्ठा करोगे तो 1141 सेंटीमीटर तक पानी भर जाएगा। पूरे भारत में औसतन कितनी बारिश होती है? 118 सेंटीमीटर। राजस्थान में कितनी होती है? कल ही बताया था, लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम। ओके, चलिए उसके बाद में ये हो गया आपका क्लाइमेट, ठीक है। आपको मोटा मोटी समझ में आ जाना चाहिए क्लाइमेट किस, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट को इंडिया के कौन गवर्न करता है? मॉनसून। मॉनसून की हवाएं नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो नदियाँ नहीं बहेगी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा हो जाएगा गर्मियों में। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? मानसून। इसलिए वेट करते रहते हैं मानसून कब आएगा, मानसून कब आएगा। ये मानसून की इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, ये नाम याद रखिएगा आप, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति। अब देखिए, वनस्पति मतलब जो आपके आसपास में पेड़ पौधे लगे हैं उनको वनस्पति बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेशन, ठीक है। इंग्लिश का नाम वेजिटेशन। अब देखिए, आपके आसपास दो चीज़ें दिखती होंगी, एक तो मनुष्य हैं, आप तो खुद ही हैं, आप उसके अलावा आपके आसपास जो जीवित चीज़ें हैं वो दो दिखती होंगी। क्या तो कुछ एनिमल्स दिखेंगे, है ना, जीव जंतु दिखेंगे, या आपको क्या दिखेंगे? प्लांट्स दिखेंगे। दो ही जीवित चीज़ें दिखाई देंगी, तीसरी नहीं दिखाई देगी। तो एक तो क्या, तो प्लांट्स दिखेंगे या एनिमल्स दिखेंगे। एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट्स होंगे उनको इंग्लिश में बोला जाता है फ्लोरा, और एनिमल्स को बोलते हैं फोना। फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। फ्लोरा, फ्लोवर से याद हो जाएगा, फ्लोवर मतलब प्लांट्स, ठीक है। और फोना, फोना मतलब एनिमल। वनस्पति और जीव, दो तरह की चीज़ें, ठीक है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? वनस्पति को पढ़ेंगे। भारत देश में एक जैसे पेड़ नहीं मिलते। आप साउथ में जाओगे तो अलग पेड़ होंगे, नॉर्थ में जाओगे तो अलग पेड़ होंगे, घाट्स पे जाओगे तो अलग पेड़ होंगे, पहाड़ों पे, हिमालय पे जाओगे तो अलग पेड़ होंगे, राजस्थान में आओगे तो अलग तरह के पेड़ होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता रहना चाहिए कि कैसे पेड़ कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं राजस्थान के, सॉरी, पूरे भारत के पेड़। आप लोग सब प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, अपने माइक को म्यूट कीजिए सब लोग। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि अब ये वेजिटेशन कितने तरह का होता है। देखिए, 5 तरह के वेजिटेशन बताऊंगा, आप लोग खुद थोड़ा सोचिए कि 5 तरह के कैसे हो सकते हैं। पहली बात, पहाड़ों में अलग वेजिटेशन होगा। आप क्लियर है इस चीज़ का? क्योंकि पहाड़ों में अलग तरह की वनस्पति होगी, ठीक है। दूसरा चीज़, डेजर्ट मतलब हमारे रेगिस्तान में अलग तरह की वनस्पति होती है। इस चीज़ को भी आप मानते हो, 2 तरह की, ठीक है। तीसरा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे एक अलग तरह की वनस्पति या वेजिटेशन होगा। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा, जहाँ पे कम बारिश होगी। ये 4 तरह के क्लियर होने चाहिए, 4 तरह के वेजिटेशन, ज़्यादा बारिश वाली जगह, कम बारिश वाली जगह, पहाड़ और रेगिस्तान। चारों जगह अलग अलग तरह के वेजिटेशन मिलते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। प्लांट्स या ट्रीज एक ही बात है, ठीक है। हम एक ही तरह से इसको कंसिडर करेंगे अभी, ठीक है। और कुछ ऐसे वेजिटेशन होते हैं जो जिनको बोलते हैं मैंग्रोव, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। मैंग्रोव्स डेल्टा में होते हैं। जो भी डेल्टा है ना, जो नदी जाती है समंदर में मिलने से पहले एक डेल्टा बनाती है, तो उस डेल्टा में कुछ वेजिटेशन होता है, उसको बोलते हैं मैंग्रोव्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पहाड़ों के वेजिटेशन, डेजर्ट के, सबसे पहले हम बारिश के हिसाब से चलें तो सबसे पहले होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ का किस तरह का प्लांट्स हैं, कम बारिश वाले इलाके में कैसे प्लांट्स हैं, उससे भी कम मतलब डेजर्ट वाले इलाके में कैसे प्लांट्स हैं, और पहाड़ों में कैसे प्लांट है,
ठीक है, 4 तरह के याद रखिए, और मैंग्रोव्स। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है उस इलाके के फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल। देखिए ये बताइए, ट्रॉपिकल तो नाम आएगा ही आएगा, ट्रॉपिकल मतलब हम ट्रॉपिक्स के अंदर, याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, मराठी में उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लग रहा है ट्रॉपिकल। ठीक है, हम ट्रॉपिक के अंदर है। अब मैं थोड़ा और डिटेल में कब वर्ल्ड मैप बताऊंगा तो आपको पता चलेगा हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिक ऑफ कंट्री कैसे बोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बार बार मैं बोल रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हम एक तरह से पास में लाई करते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, इसलिए हमारी कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले इलाकों को ट्रॉपिकल कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाते, ट्रॉपिकल नाम आप लगा सकते हो किसी के भी आगे। हमारी कंट्री ट्रॉपिकल है, हमारा फॉरेस्ट ट्रॉपिकल है, हमारा ज़्यादातर खान पीन सब कुछ ट्रॉपिकल है, तो ट्रॉपिकल नाम लगा सकते हैं। मराठी में या हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश वाले को क्या बोलेंगे बताओ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ के पेड़ पौधे कैसे होंगे, हमेशा ग्रीन रहेंगे, सदाबहार वन होंगे, तो उन फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे, एवरग्रीन। क्या बोलेंगे, एवरग्रीन, सदाबहार वन। जहाँ पे उससे कम बारिश होगी, उससे थोड़ी कम बारिश होगी, जहाँ पे बारिश कभी होती है फिर मानसून में होके फिर ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती, उस तरह के फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे, डेसिड्यूस। याद रखिएगा, डेसिड्यूस, डेसिड्यूस मराठी में क्या बोलते हैं, पर्णपाती। ठीक है, डेसिड्यूस वो होते हैं जिनमें क्या होती है, बारिश होती है उसके बाद में तो पत्ते खिल जाते हैं, फिर बारिश खत्म हो जाती है तो पत्ते झड़ जाते हैं, जो कि आपके आसपास में आपको दिखते हैं मोस्टली। आप देखेंगे एक टाइम पे तो पूरे ग्रीन हो जाएगा पूरा इलाका, और जैसे ही बारिश वारिश जाने लगेगी और सर्दियों का टाइम आएगा उसके बाद में पतझड़ में सारे पत्ते गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, फिर गिर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डेसिड्यूस फॉरेस्ट। पत्ते गिरते हैं वापस आते हैं। एवरग्रीन में कभी पत्ते ग्रीन ही रहते हैं हमेशा, तो उसको एवरग्रीन बोलते हैं। उससे भी कम बारिश वाले इलाके में क्या होगा, ट्रॉपिकल थॉर्न। थॉर्न क्या बोलते हैं भाई, कांटेदार वन और झाड़ियाँ, स्क्रब्स। ये कहाँ पे होंगे, रेगिस्तान वाले इलाके में होंगे, जहाँ पे रेगिस्तान होगा। ठीक है, ये आपको पता है। मोन्टाने फॉरेस्ट, मोन्टाने मतलब माउंटेन, एक तरह से माउंटेन पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कहते हैं मोन्टाने। ठीक है, पर्वतीय आर्द्रशीतोष्ण वन, बड़ी खतरनाक हिंदी में या मराठी में नाम है इसका, पर ठीक है, आप लोग अगर इंग्लिश में याद कर सकते हैं। आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में यूज़ करना सीखिए, कोई भी एग्जाम होता है आजकल क्या करते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं और ब्रैकेट में हिंदी में या मराठी में लिख देते हैं, अगर आप हिंदी या मराठी में दे रहे हो तो। अदरवाइज इंग्लिश में तो जरूर लिखा ही रहता है, हो सकता है कि आपको मोन्टाने फॉरेस्ट के नाम से पूछ लो। ठीक है, तो ये वाले ये कहाँ पे होंगे, ऑब्वियसली बात है, मोन्टाने मतलब माउंटेन, माउंटेन पे होंगे। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता हो जानी चाहिए। मैं एक मैप में आप लोगों को सारा का सारा बता दूंगा, ये अपना मैप है। ठीक है, एवरग्रीन कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश मैंने 2 जगह बताई थी आपको, एक तो वेस्टर्न घाट में और एक नॉर्थ ईस्ट में, ये याद है आप लोगों को। तो एक तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, ये वाला इलाका है, और एक क्या है, ये वाला इलाका नॉर्थ ईस्ट। तो इन दोनों इलाके में कैसे फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल तो नाम आप लगा देना हर चीज़ में, फॉरेस्ट तो लगाओगे, एवरग्रीन मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, ये क्लियरिटी आ गई आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में दूसरे तरह के फॉरेस्ट कौन से बताए थे मैंने, उससे कम बारिश वाले। तो उससे कम बारिश वाले मतलब बारिश तो होती है पर कम होती है, कभी हो मतलब मानसून में हो जाएगी फिर ज़्यादा होगी नहीं उसके अलावा। तो उसमें कैसे कैसे पेड़ मिलते हैं हमको, डेसिडियस, जिसके पत्ते कभी झड़ जाते हैं कभी आ जाते हैं। तो ये आप पूरा का पूरा इलाका देखोगे, ये वाला पूरा इलाका, तो ये कैसा इलाका है, डेसिडियस का। ये देखिए कलर देख लीजिएगा आप, तो ये कैसा है, डेसिडियस का इलाका। ठीक है, तो ज़्यादातर भारत में आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ज़्यादातर भारत में कैसे कैसे ट्रीज हैं, डेसिडियस। ठीक है, ओके। 30 तरह का एक देखिए, ये देखिए ट्रॉपिकल थॉर्न डेजर्ट। थॉर्न मतलब कांटेदार वाला, ये कहाँ पे, राजस्थान गुजरात। कहाँ भरा हुआ है, राजस्थान और गुजरात, क्योंकि बारिश ही कम होती है। बारिश कम होगी तो क्या होगा यार, कांटेदार चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, जिसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होगी, वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़, और ये सेंट्रल इंडिया में भी थोड़ी जगह पे मिलता है जहाँ पे बारिश कम होती है। यहाँ पे भी थोड़ी कम बारिश होती है। क्यों कम होती है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट आ गया, इधर से आने वाली को इसने रोक दिया, यहाँ पे ईस्टर्न घाट आ गया, इधर से आने वाली मानसून विंड को इसने रोक दिया, तो बीच में क्या आ गया, ये एरिया फंस गया, रागी बेल्ट बोलते हैं।
ठीक है, इस एरिया में क्या होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पल्सेस लगाते हैं। पल्सेस जानते हो आप, दालें, दाल को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ लोकेशन पता हो गई। ठीक है, उसके बाद में मोंटाने फॉरेस्ट, पहाड़ी, तो ये रहा पहाड़ी, पूरा हिमालयाज भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तो हिमालयाज में होंगे सारे के सारे माउंटेन। इनको एल्पाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्पाइन। ठीक है, एल्पाइन इनका दूसरा नाम है। या कोनीफेरस, कोनीफेरस ट्रीज। कोनीफेरस मतलब नुकीलेदार, जैसे आपको आपने देखा होगा मूवीज में, काफ़ी मूवीज में इस तरह के पेड़ होते हैं, इस तरह के पेड़ होते हैं, इनको बोलते हैं कोनीफेरस पेड़, कोनिकल। तो ये यहाँ पे पड़ते हैं पहाड़ों पे। ठीक है, आप लोग सब म्यूट कीजिए। एक तो प्लीज़ थोड़ा टाइम पे आया कीजिए आप लोग, है ना, बहुत लेट लेट आते हैं आप, आधा टॉपिक तो ख़त्म ही हो जाता है, उसके बाद में आप लोग आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता रहता हूँ, म्यूट ही करता रहता हूँ ज़्यादातर टाइम पे। बताइए, गैलेक्सी जो भी नाम से हैं, प्लीज़ आप आते ही म्यूट किया कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये कोनीफेरस है। कल से मैं पहले से ही ऑटो म्यूट कर दूंगा, जिससे कोई अनम्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये मोंटाने फॉरेस्ट कहाँ पर है। ठीक है, चलिए, उसके बाद में अब आती है नेक्स्ट मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स मैंने क्या बोला, डेल्टा वाले इलाके में। कहाँ पे? डेल्टा। तो यहाँ पे जैसे गंगा का डेल्टा है, तो इस इलाके में होंगे मैंग्रोव्स। फिर यहाँ पे गोदावरी का, यहाँ पे कृष्णा का, तो यहाँ पे क्या होंगे? मैंग्रोव्स। ठीक है, मैंग्रोव्स आप लोग देख के आप नेट पे सर्च कीजिएगा, बहुत घने पेड़ होते हैं, है ना। उनकी जैसे पेड़ की जो रूट्स होती है ना, जड़ें, वो बाहर निकली हुई दिखाई देती है, पेड़ पानी के अंदर वो होते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव्स का ही है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ हो गई। अभी उसके बाद में ठीक है, किसी ने पूछा कि चेरापूंजी में, चेरापूंजी सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल है, अभी मोहसिन राम फर्स्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके इसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है कि कहाँ पे कौन से पेड़ होते हैं। जैसे एवरग्रीन पेड़ का नाम क्या क्या है, रबर, महागोनी, कुछ कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। बैम्बू जैसे होते हैं, बैम्बू ऐसे ग्रास हो गई, अब ग्रास की श्रेणी में दे दिया। ग्रास मतलब जो ग्रास आपके आसपास होती है उसकी श्रेणी में आ गया। आप एक दो नाम याद रखिए बस, है ना। मॉनसूनल फॉरेस्ट जो आपके पास में सब कुछ होता है, जैसे सीसम हो गई, है ना, या जो भी आपके आसपास में कुछ भी जो पेड़ दिखते हैं, नीम वगैरह, मॉनसूनल फॉरेस्ट। फिर तीसरा स्क्रब्स और थॉर्न, जो बताया था मैंने, राजस्थान और गुजरात में। इसके देखो स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि पानी नहीं होता, तो आसपास में होंगे, तो पानी एक पेड़ पी जाएगा तो दूसरे को क्या मिलेगा, इसके लिए स्कैटर्ड रहते हैं, आसपास में कभी नहीं होते। लॉन्ग रूट्स होती हैं इनकी, जो रेगिस्तान में पेड़ होते हैं ना। लॉन्ग रूट्स का मतलब, लॉन्ग रूट क्योंकि पानी बहुत नीचे है, तो रूट्स को लंबा होना ही पड़ेगा पानी को लेने के लिए। ठीक है, उसके अलावा स्टेम्स आर सकलेंट, तो ये सकलेंट होते हैं, मतलब तने उसके रसीले होते हैं पानी को बचाने के लिए। और उसकी लीव्स कैसी होती हैं, लीव्स कैसी होती है, थिक और स्मॉल, छोटी होती हैं, नुकीलीदार, जिससे कि पानी कम से कम उड़े। अगर ज़्यादा बड़ी लीव्स होंगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। मोंटाने फॉरेस्ट हमने पढ़ लिया, हाइट पे होते हैं मोंटाने फॉरेस्ट, ही बता दिया। हिमालय पे होते हैं मेनली, अल्पाइन भी बोलते हैं, शंकुधारी वृक्ष। मैंग्रोव्स आपको बता दिए, डेल्टा इलाके में मैंग्रोव्स होते हैं। सबसे बड़ा मैंग्रोव्स सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? सुंदरबन में। सुंदरबन किसका डेल्टा है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा का, उसमें होते हैं। वहाँ पे सुंदरी ट्री मिलता है, याद रखिएगा। और रॉयल बेंगल टाइगर भी मिलता है। कहाँ पर? सुंदरबन में। सुंदरबन में पेड़ कौन से सबसे ज़्यादा होते हैं? सुंदरी। सुंदरी क्या है? एक तरह से मैंग्रोव का एक टाइप है, मैंग्रोव का नाम है, जैसे पेड़ का नाम है ना। और वहाँ पे टाइगर भी मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वेजिटेशन। इसके बाद में वेजिटेशन में आपको कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सबसे ऊपर कौन से होते हैं? मोंटाने। और सबसे यहाँ पे क्या होता है? एवरग्रीन। यहाँ पे तो थोर्नी, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पे डैशोडियस, जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। और जो डेल्टा इलाके में होंगे उनको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स। ठीक है, आप याद कीजिएगा इन सबको, आपके पास में PDF आएगी। नेक्स्ट हमारा काम क्या है? अभी पेड़ पौधे पढ़ लिए, अब हम जीव जंतु पे चलते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ। इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन, मतलब मनुष्य के अलावा जो जीव जंतु। ठीक है, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रोग्राम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक कानून लाए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उस कानून के तहत हमने बोला कि अब हम जीव जंतुओं को बचाने लगेंगे, और वो कानून बना दिया। उसका हिंदी में लिखा है जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, जीव संरक्षण अधिनियम, ये कानून लाए। उसके तहत हमने क्या किया कि पहले क्या था कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। आपने कोई कंपनी खोलनी है, कहीं पे भी चले जाओ, कंपनी खोल दो। कहीं पे रोड बनाना है, कोई जंगल में जाओ, रोड बना लो आराम से, मज़े में। उसके अलावा आप खुद जाके कोई ज़मीन खरीद लो, कुछ फॉरेस्ट वाले कब्जा करवा देंगे, या कोई तुम खुद कब्जा कर लो। और ये सारी चीज़ें वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ अगर कोई रहता है, मान लो है ना, आदिवासी लोग रहते हैं, वो उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, और उसने अपनी कंपनी खोल ली। तो क्या होता था कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होने की वजह से वहाँ पे जो जीव जंतु थे बेचारे वो मरने लग गए धीरे धीरे। ठीक है, आप बोलेंगे सर जीव जंतु का क्या टेंशन है, माने दो, टाइगर से हमको क्या टेंशन है, टाइगर को इतना हम लोग बचाते हैं, आप लोग इसके ऊपर पढ़ना, टाइगर को क्या, टाइगर तो आदमी को खा जाएगा, फिर हम इसको क्यों बचा रहे इतना। वो फूड चेन का सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य है, सबसे ऊपर रहते हैं। उसकी हेल्दीनेस मतलब आपकी फूड चेन बहुत हेल्दी है। इसके बारे में आगे कभी पढ़ेंगे, आप लोग भी थोड़ा पढ़िए कि क्यों हम लोग इतना इनको बचाने पे तुले हुए हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि कोई कानून तो बनाना पड़ेगा, लोग मान नहीं रहे। तो कानून आया जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो क्या करें, तो इन्होंने कहा कि अब जंगल जंगल है, इसके लिए कानून बनाया। तो इन्होंने क्या कहा कि जंगलों को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 3 भागों में बांट देंगे और उनको फिर संरक्षित करेंगे। एक भाग होगा जो छोटा, जिसमें मान लो कि आपके आसपास एक जंगल है, वहां पे बहुत ज़्यादा जीव जंतु नहीं, पर एक पर्टिकुलर टाइप का, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का वल्चर, मान लो गिद्ध वहां पे पाया जाता है। ठीक है, वल्चर पाया जाता है, या पिकॉक, एक पर्टिकुलर एक पिकॉक मिलता है आपके पास में, मोर मिलता है आपके पास में, एक छोटा सा जंगल है, तो बस वो पिकॉक ही मिलता है, और छोटे मोटे जीव जंतु मिलते हैं, बट मेन पिकॉक है। तो उसको बचाने के लिए क्या करें, तो उसके लिए बोला कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोल दो, उस एरिया को डिक्लेयर कर दो कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एनिमल के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनिमल के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पर थोड़ा सा और बड़ा एरिया है। और उसमें बोला कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक स्पीसीज को बचाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रैबिट भी मिलता है, यहाँ पे पिकॉक भी मिलता है, यहाँ पे आउल भी मिलता है, यहाँ पे मान लो टाइगर भी मिलता है, इस तरह की चीज़ है यहाँ पे। तो मतलब, और यहाँ पे जो पेड़ है उनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है, ये पेड़ ख़त्म होने वाले हैं, इस तरह के पेड़। तो पूरा इकोसिस्टम, एनिमल और प्लांट, एक एरिया को बचाना हो तो उसके लिए हम लोगों ने क्या खोले, नेशनल पार्क, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़ा बड़ा हो गया एक तरह से नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद में ये दोनों चीज़ें खोलने के बाद में क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह ने, या अब उसके आसपास में क्या होने लग गया कि लोग भी पहले से रहते हैं, जैसे मान लो आपके पास में, आपके गांव के पास में ही कोई एरिया को अचानक से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दे गवर्नमेंट, या नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दे, तो आपको क्या करेगा, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, उस एरिया से हो सकता है आपको डिस्प्लेस कर दिया जाए। तो फिर आपकी तो कोई गलती नहीं है उसमें, आप तो मारते भी नहीं थे उनको, पर नेशनल पार्क बन गया तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तीसरा नियम आया कि आप ऐसा करो, आप ऐसा मत करो कि वहाँ पे लोगों को निकाल दो या कुछ कर लो, आप वहाँ पे छोटी छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलाते रहो। लाइक आप ठीक है प्रोटेक्ट करो जीव जंतुओं को, पर आप करो कि वहाँ पे छोटी मोटी खेती भी करने दो, खेती से तो लोग पशु नहीं मरेंगे, पर हाँ कोई कंपनी लगाता है तो कंपनी मत लगाने दो। तो कुछ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ कुछ चीज़ें करवाओ उस एरिया में। तो इस तरह के एरिया को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, तो मतलब ये पूरा इकोसिस्टम, मतलब एनिमल और प्लांट को बचाएंगे, और उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे। उसी एरिया में अगर कोई आदिवासी वगैरह रहते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी करना है, उनको छोटी मोटी एक्टिविटी करने दो वहाँ पे। ठीक है, उनको वहाँ से निकालो मत। ठीक है, तो आपको पता चल गया बायोस्फीयर रिजर्व मतलब अगर उन सबको वहाँ पे रहने देंगे तो उनका कुछ एरिया होगा, तो ये क्या होंगे, थोड़े बड़े होंगे। और ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान थोड़े छोटे होते हैं, पर यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं करने देते, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होने देंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोर होगा, सिर्फ कोर का मतलब जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, ओनली कोर। और यहाँ पे इसको 3 भागों में बांटा गया बायोस्फीयर रिजर्व को, एक कोर, एक बफर, एक ट्रांजिशन जोन। कोर में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, बफर में कुछ कुछ चीज़ें जैसे घूमने जा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, आप लोग पिकनिक करने चले गए आराम से, क्या नाम है, आप गाड़ी में बैठे, सारी चीज़ें वहाँ का दर्शन करके आ गए। और ट्रांजिशन जोन में आप कुछ कुछ खेती बाड़ी भी कर सकते हो।
ठीक है। पर नेशनल पार्क के अंदर आप आ गए तो कोई खेती बाड़ी नहीं, आपको ख़त्म उधर की तरफ कोई निकाल भी दे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कोई ह्यूमन नहीं रह सकते, कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता, नेशनल पार्क में भी नहीं हो सकता, पर इसमें अलाउड है बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है। टोटल में आके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्योंकि छोटे होते हैं 543 है इंडिया में, नेशनल पार्क 104 होते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व अभी 18। हर बार चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा, आपके एग्जाम से पहले आप लोग क्रॉस चेक करके जाना कि कितने हो गए। अभी एज ए आज आज तक इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है। तो सबसे अच्छा कौन सा? सबसे अच्छा देखा जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पे लोग भी आसानी से रह सके साथ में, और जीव जंतुओं का संरक्षण भी हो सके। पर बायोस्फीयर रिजर्व के साथ में क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। तो अब बड़े होंगे तो यार थोड़ा सा मतलब ये तो है ही कि बड़े होंगे तो उसको मैनेज करना थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कम भी है, 18 ही है। ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मैंने एक डायग्राम बनाया, देखो ये क्या है, बीच का कोर एरिया है, इसमें तो कोई भी एक्टिविटी नहीं करने देंगे भाई। जैसे आप जंगल में जाओगे ना, तो जंगल में जाते ही आपको बोल दिया जाता है इसके अंदर नहीं भेज सकते हम आपको, तो उसको बोलते हैं कोर। ठीक है। तो अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी और नेशनल पार्क होगा तो सिर्फ कोर ही होगा, इतना ही एरिया होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। पर बायोस्फीयर रिजर्व होगा तो उसके अलावा कोर के बाहर एक होगा बफर जोन, ये वाला। इसमें थोड़ा बहुत टूरिज्म वगैरह और कुछ एनिमल्स को आप चरा भी सकते हो, ग्रेजिंग करा सकते हो वहाँ पे, वो सब अलाउ होता है। और उसके बाहर वाला इलाका ये वाला, यहाँ पे आप लोग रह भी सकते हो, कुछ कुछ ह्यूमन सेटलमेंट भी, इसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बायोस्फीयर रिजर्व। आप एक बार खुद से भी थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। अच्छा, टोटल मिला के इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायोस्फीयर रिजर्व पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये 18। अब 18 का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। ये छोटे मोटे नाम दिल्ली राजस्थान ये तो जिलों के नाम है, क्या तो ग्रीन में लिखा हुआ है या रेड में लिखा हुआ है। ठीक है। ग्रीन और रेड में क्यों लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। आप इसमें इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा, वैसे तो 18 के 18 याद होने चाहिए लोगों को, पर आप थोड़े से इंपॉर्टेंट याद करें, जैसे नौकरेक हो गया, मानस हो गया, दिब्रू साइकोवा हो गया। ठीक है। तो पर मैंने देखो 18 में से कुछ को रेड किया, तो जो रेड है ना, जो रेड कलर में, वो चीज़ क्या है कि उनको क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको मान्यता मिली हुई है, रिकॉग्नाइजेशन, कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय, देखो ये तो हमने 18 तो भारत की सरकार ने डिक्लेयर कर दी, पर अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को, आप लोगों ने नाम सुना होगा। यूएन की एक बॉडी है, जैसे WHO है उसी तरह से यूनेस्को है। वो क्या करती है कि वो जो सबसे दुनिया के सबसे मतलब कुछ भी जो उसको कुछ क्राइटेरिया है, उस हिसाब से वो बोलते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, वो अपनी अलग से लिस्ट निकालती है, पर वो इन्हीं में से निकालती है, 18 में से कुछ निकाले। तो ऐसे 11 को उन्होंने चिन्हित कर लिया यूनेस्को ने। ठीक है। किसने? यूनेस्को ने। और कौन से, उसका एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, MAB। उसके अंतर्गत इन 11 को चिन्हित किया रखा है, पंचमरी को, नीलगिरी को, अगस्तमलाई को, सिमलीपाल को, सुंदरबन को। ठीक है। अचानक मार को, कंचनजंगा, नौकरेक, नंदा देवी, ये 11 है। इनको उसने रिकॉग्नाइज किया है एक तरह से उसके MAB प्रोग्राम की साइट्स के लिए। ठीक है। तो वो उसका खुद का है, वो 18 के 18 को चूज कर सकता है, वो एक को भी ना चूज करे, उसकी मर्जी है। तो जो MAB उसका एक प्रोग्राम है, उसके तहत वो क्या कुछ कुछ फंड देता है फिर इनको कुछ कुछ कंजर्व करने के लिए, कि भाई हाँ कुछ फंड हम लोग देते रहेंगे आपको। ठीक है। ठीक है, चलिए ओके। अब अब हमने ये पढ़ा था। अब देखिए आप, ये चीज़ है कि ये तो 18 थे, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं। ये 104 है, चलो कोई थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करे तो कुछ याद भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो 543 है, आप याद करने बैठोगे हो सकता है पूरी लाइफ निकल जाए, आपको याद ही ना हो। ठीक है। तो हमको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो अभी न्यूज़ में आती है, जो आपके राज्य में, कम से कम वो चीज़ें आप लोग याद रखिए। उतना याद रखेंगे तो भी ठीक है। महाराष्ट्र में आप रहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व कोई भी नहीं है। देखिए कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं है। हो सकता है नेशनल पार्क हो, देखते हैं है क्या। ये नेशनल पार्क की डायग्राम है, ये पूरे इंडिया के नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कितने नेशनल पार्क्स हैं, आप लोग देखते रहिए 104 में से कौन कौन से आप याद कर सकते हैं। आशा है कि जितने ज़्यादा याद हो सके उतने। मैं थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूँ। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है?
एरिया की दृष्टि से, हेमीज़, ठीक है। कहाँ पर है ये? लद्दाख में, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन, बटन के बराबर है, ऐसे सोचो। ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में। और सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है अपने इंडिया का? जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपके महाराष्ट्र में है वो नेशनल पार्क याद होने चाहिए, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क है, और भी 3-4 है, तड़ोबा है, नागजरी है, और भी हैं। उसको अभी इसमें नहीं दिखा रखा, आगे वाली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये नेशनल पार्क की लिस्ट है, आप थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, इनको इन इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। तो ये प्रोजेक्ट्स के नाम है, मैंने एक साथ लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हंगुल को बचाने के लिए 1970 में एक प्रोजेक्ट चलाया, हंगुल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये ऐसा हंगल होता है हिरन जैसा, कश्मीर में मिलता है, नॉर्थ एरिया में मिलता है। गिर लोयन, लोयन को बचाने के लिए 1972 में, उसके 2 साल बाद में एक प्रोजेक्ट चलाया। उसके 1 साल बाद में हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, जिसमें टाइगर रिजर्व बनाया हमने, ठीक है। तो जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, फिर नेशनल पार्क हो गए, 22 पे रिजर्व हो गए, और एक टाइगर रिजर्व भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए बनाए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट होता है? 1973 में। फिर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चलाया, क्रोकोडाइल को मतलब बच्चे देने के लिए प्रोग्राम चलाया कि जिससे क्रोकोडाइल बच सके। ये राइनो, देखिए एक सींग वाला राइनो मिलता है अपने देश में, कंचनजंगा नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ठीक है। 1983 में, 87 में चलाया। फिर क्या कौन सा चलाया? प्रोजेक्ट एलिफेंट्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया 1992 में। और एक बहुत ही क्यूट सा प्रोजेक्ट चलाया, रेड पांडा, ठीक है, ये 1996 में चलाया, ठीक है। आप लोगों को याद रहेगा। मैंने थोड़ा सा इसमें देखिए और आपकी सहूलियत के लिए बता दिया। नेशनल पार्क कितने? 104। महाराष्ट्र में कितना नेशनल पार्क है? 6। तड़ोबा, पेंच, पेंच आधा महाराष्ट्र में आता है, आधा एमपी में आता है। नवेगांव, गुगामल, संजय गांधी नेशनल पार्क या एंड चांदोली, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और टाइगर रिजर्व पूरे इंडिया में कितने? 50। महाराष्ट्र में कितना है? 6। 6 टाइगर रिजर्व और 6 ही नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व के नाम आप याद रख लीजिएगा, बोर, मेलघाट, तड़ोबा, नवेगांव, पेंच और सह्याद्री, ठीक है। ये आपको कम से कम महाराष्ट्र के तो